हाय फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। सबसे पहले भाई आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 2, जो हमारा बेटा आपको याद होगा सुपर 100 सीरीज चल रही थी, उसका लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको अपलोड कर दिया था। उसमें फर्स्ट 50 क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट हमारे जो अगले 50 क्वेश्चंस हैं वो आ रहे लेक्चर नंबर 2, राइट। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 51st बेटा, ये सारे क्वेश्चंस जैसा कि आपको पता है बेटा, सारे के सारे हमारे लिए बहुत रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लिखा है इफ टू क्वार्टाइल्स आर 14.6 एंड ऑब्वियसली 25.4। अब ये आपके पास लिखा है एन दैट मींस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वार्टाइल्स, और आपको बोला व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। भाई हम लोगों को थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे फोकस करनी है। मैं आपको पहले फॉर्मूला याद कराता हूं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, दिस इज क्वेश्चन नंबर 51। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दोस्तों जो हमारे पास क्वार्टाइल्स होता था Q1, फॉर्मूला वाज म्यू माइनस 0.675 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मेरे भाई ये हमें 14.6 लिखा हुआ है। Q2 वाज म्यू प्लस 0.675 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये हमें शायद 25.4 दिया हुआ है, राइट। सबसे पहले आपने क्या करना है भाई, सपोज मैं कहता हूं एडिंग बोथ। मान लीजिए आपने दोनों को ऐड कर लिया। यहां पर आ जाएगा मेरे भाई आपके पास 2 म्यू इज इक्वल्स टू, तो हम इसको ऐड करते हैं 14.6 एंड 25.4, दिस वर्क्स आउट टू बी 40। तो भाई मेरे म्यू जो है वो हमारे पास आ रहा है 40, जैसा कि आप देख सकते हैं म्यू वर्क्स आउट टू बी 40। ठीक है, तो म्यू इज एक्चुअली 40/2 एंड दैट वर्क्स आउट टू बी 20। ठीक है जी, तो हमारे पास भाई ये आ गया 40/2 एंड दैट वर्क्स आउट टू बी 20। तो ये हमारा म्यू, म्यू का मतलब होता है दोस्तों हमारे पास मीन आ गया। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर एक आपके पास ये मीन आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे करना है बेटा, आपने म्यू माइनस 0.675 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4.6। तो ये आपके पास कितना आ गया, 20 माइनस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन इज 14.6। तो माइनस 0.675 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 14.6 माइनस 20। इसको आप चेक करें। तो भाई हमारे पास बेसिकली क्या आ रहा है बेटा, 14.6 और माइनस मैंने करा 20, दैट वर्क्स आउट टू बी माइनस 5.4। तो बच्चा जो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है दैट्स माइनस 5.4 ओवर 0.675 माइनस में, इसमें माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5.4 ओवर 0.675, दिस एक्चुअली वर्क्स आउट टू बी 8। तो हमारे पास उसने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को बोला था दोस्तों, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर जो है वो बिल्कुल तैयार है। चलिए हम एक काम करते हैं भाई, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन डी इज द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट, अगर आप आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 52, आपको लिखा क्या है भाई, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस इन रैंक्स of the marks obtained in physics and chemistry by 10 students in a test is 150। गाइस अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप यहां पे देखते हो, इसको यहीं पे कर देता हूं। मेरे पास n कितना आ गया है, 10। तो आपको लिखा क्या है भाई, आपको लिखा है 150 is the sum of squares of difference, that means sigma d square आपके पास 150 आ गया है। चेक कर लीजिएगा। Then the coefficient of rank correlation. Now rank correlation is 1 minus 6 sigma d square over n cube minus n, 1 minus 6 into 150 over n cube, that is 10 cube minus 10। तो बच्चे बेटा इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये बेसिकली जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 900 ओवर 990 आ जाएगा। चेक कर लेना बेटा, ये हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, 900 ओवर 990। भाई साहब इसमें अगर आप चेक करोगे 900 डिवाइडेड बाय 990, और उसमें से जब आप 1 माइनस करते हो तो योर आंसर वर्क्स आउट बी 0.0909। तो बच्चा ये आंसर आता है 0.0909, 0.0909 बच्चा। अब यहां पर आप देखोगे हमारे पास सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। एक मिनट, वेट वेट वेट, रुक जाओ, ये गलती मत करना बेटा, रुक जाओ। नाउ दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी बेटा, ये मिस्टेक आप लोग मत करना।
ये बहुत चालाक है बेटा, ये 0.909 लिखा हुआ है तो 0.0909 है, आपको शायद पता होगा जीरो है साथ में, तो 0.0909 का मतलब 0.091। तो दोस्तों बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये मिस्टेक आप लोग से भी होगी बेटा, याद रखिएगा, दिस मिस्टेक इवन यू कैन कॉज। तो बच्चा याद रखना, ये गलती आप लोग भी कर सकते हो, तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमारे पास, थोड़ा जीरो का ख्याल रख लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर हम आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 53rd क्वेश्चन, जैसा कि आपको लिखा है, फॉर द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आपको बोला है कि भाई अपने पास 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 है, आपको लिखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5 है, आपको बोला हुआ है फाइंड bxy। नाउ अंडरस्टूड यार, बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक को bxy को हम क्या करते हैं भाई, एक को x on y ले लेते हैं और एक को y on x ले लेते हैं, ठीक है, हम ऐसे ही करते होते हैं। लेट्स टेक सपोज कर लो बच्चा, मैंने इसको x on y ले लिया, ठीक है, और मैंने इसको y on x ले लिया, ऐसे कर लेते हैं। अब अगर सपोज कर लीजिए मैंने पहले वाले को x on y लिया, तो 4x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2y, x की वैल्यू 3/4 प्लस 2/4 y। नाउ अल्टीमेटली bxy बेसिकली क्या होता है, द एलिमेंट विच इज देयर अलोंग विद y। बट एक मिनट, जस्ट डोंट बी इन अ हेस्ट, पहले अगला भी चेक कर लो कि y on x हमारे पास प्रूव हो रहा है, -3y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, तो y की वैल्यू 5 माइनस 3 माइनस 2/-3x। नाउ जो by(x) आपके पास आता है दैट वर्क्स आउट टू बी 2/3। इसको जब आप चेक करोगे बच्चों, ये 2/3 आता है, और बच्चा जो bxy आता है वो आता है 1/2, दैट इज 2/4 कटिंग करके 1/2। नाउ द पॉइंट इज, आपको ये bxy कंफर्म करेक्ट है, ये एक बार एग्जाम में चेक करना पड़ेगा कि 1/2 इंटू 2/3 करने के बाद जो आपका आंसर आता है, याद रखना दैट इज 1/3। नाउ 1/3 जो आपका आंसर आता है दोस्तों, दैट शुड बी लेस देन 1 and greater than equal to 0. That means your answer should be between 0 and 1. ये चेक कर लेना। Now it is sure that हमारा आंसर जो है दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद as per the property 0 और 1 के बराबर आ रहा है। अगर 0 और 1 के बराबर आ रहा है दैट मीन्स इट इज एब्सोल्युटली श्योर कि जो bxy है वो हमारे पास क्या है, 1/2। 1/2 का मतलब हो गया दोस्त, अपने पास ऑप्शन क्या आ गई है, बी। तो बी ऑप्शन इज माय आंसर। ओके, नाउ 54 को बड़ा ध्यान से देखते जाना, आपको लिखा है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0.5। काफी बार ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में करा हुआ है। मान लीजिए बड़ा कोरिलेशन आपके पास क्या लिखा है, 0.5, कोवेरियंस आपको दिया हुआ है 16, कोवेरियंस ऑफ x एंड y आपको लिखा हुआ बच्चा 16, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपको लिखा है 4, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना है, ठीक है जी। चलिए मुझे y का निकालना है। फॉर्मूला क्या है, कोरिलेशन इज कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज बेसिकली 16 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 4 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, मुझे ये नहीं पता। नाउ कोरिलेशन इज गिवन एज एक्चुअली 0.5, राइट। अब अगर आप यहाँ पे चेक करते हो भाई, इसको थोड़ा सा कट करा, यहाँ पर क्या आता है बच्चा, 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू 4। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 4/0.5। जब आप 4/0.5 करते हो ना बच्चा, तो दिस एक्चुअली आई सपोज वर्क्स आउट टू बी, क्या आता है, 8। नाउ 8 डिनोट्स बी ऑप्शन इज द आंसर। 8 क्या डिनोट करता है भाई साहब, बी ऑप्शन इज द आंसर, राइट। बच्चे इसको चेक करते जाना भाई। नेक्स्ट 55, अब ध्यान से देखिएगा बड़ा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैंने जून 24 के पेपर से उठाया है, मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन होंगे बच्चा जो जून 24 के पेपर में है, याद रखिएगा। इसे लिखा हुआ है, इफ द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन द बेस ईयर आर ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द रिस्पेक्टिव कमोडिटीज इन द करंट ईयर। आपको लिखा है बेटा द फिशर आइडल इंडेक्सेस। पहले पॉइंट को समझो, क्या लिखा है बच्चा, आपको मेंशन किया हुआ है कि जो प्राइस है बेस ईयर में दैट इज P0, और जो करंट ईयर का प्राइस है वो उससे ट्वाइस है, ट्वाइस दैट इज 2P1। अंडरस्टैंड करो पहले कहानी को, बोल क्या रहा है, बोलता है द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन द बेस ईयर आर ट्वाइस द वैल्यू ऑफ रिस्पेक्टिव कमोडिटीज इन द करंट ईयर। दैट मीन्स करंट ईयर का जो प्राइस है उसका 2 गुना बेस ईयर का प्राइस है। अब आपको बोला फिशर। नाउ
अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली। अगर मुझे यहाँ पर P1 निकालना भी है तो बेसिकली P1 आया क्या? P1 आता है दोस्तों P0/2। अगर हम इसको चेक करते हैं भाई तो मेरे पास P1 बेसिकली आता क्या है? P1 इज एक्चुअली P0/2। अब ये लिख सकते हो। चलिए, अब अगर सपोज कर लीजिए मैं फिशर का फॉर्मूला लगाता भी हूं तो लेट्स से फिशर का एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। दैट इज P1Q0/P0Q0 इंटू P1Q1 होल ओवर P0Q1। ये आपके पास आ गया। नाउ P1 जो है बेटा वो आपके पास है P0/2। नाउ P0/2 इंटू Q0, ये सिग्मा आ गया, ओवर सिग्मा P0Q0 इंटू P0/2, ठीक है, इंटू Q1 होल ओवर P0/Q1। नाउ इफ यू चेक आउट दिस वेरी वेरी केयरफुली बच्चा लोग, हम लोग इसको जब इसको चेक कर रहे हैं ना मेरे भाई, तो बेसिकली ये फंडा क्या बन रहा है, ध्यान से देखना। ये जो 2 है अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इट इज एक्चुअली 1/2 और ऊपर क्या रह गया सिग्मा P0Q0, नीचे भी आ गया सिग्मा P0Q0, राइट हो गया, इनटू यहां पर क्या रह गया बेटा P0Q1 ओवर P0Q1 और यहां पर भी आ गया 1/2, 2 नीचे ले आए, ये अंडर रूट में है। अब मेरे भाई दिस इज इंटायरली कैंसल्ड, ये सारा कैंसिल हो जाता है और बेसिकली क्या रह गया 1/2 इंटू 1/2 अंडर रूट, राइट। अब लास्ट में बेटा हमने क्या करना है, इसको एक 1/2 बाहर आ जाएगा। अब इसको इंडेक्स नंबर का आंसर निकालने के लिए लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिशर में ऑब्वियसली इंटू 100 होता है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बच्चा 50। तो इससे अगर आप देखोगे ध्यान से तो बच्चा आपके पास 50 का आंसर आ जाए, राइट। सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो हमारे पास उसमें अपना क्या कहते हैं जून 2024 के पेपर में था। दिस वाज J24, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखते हो भाई तो हमारे पास 333, 999, 888, 777, 1000, 321, 133 सारा कुछ मेंशन। अब मुझे उसने बोला थर्ड क्वार्टाइल निकालना। देखो थर्ड क्वार्टाइल निकालना नहीं, थर्ड क्वार्टाइल का रैंक निकालना है, अंडरस्टैंड करना पड़ा। थर्ड क्वार्टाइल नहीं निकालना, थर्ड क्वार्टाइल का रैंक निकालना है। आपने क्या करना है, पहले ये जो सीरीज गिवन है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। लेट्स से 133 के बाद बच्चा अपने पास आ गया 321। लेट्स से बेटा आपके पास आ गया 333, राइट। फिर आ गया अपने पास 777। लेट्स से बच्चा अपने पास अगला आ गया 888, 999 एंड 1000, ये आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट आपको Q3 जब चाहिए होता है तो बेसिकली आपको क्या चाहिए, आपको बेसिकली इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं भी करते तब भी चलता, क्योंकि क्वार्टाइल निकालना होता तो मुझे ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। बट आपको पता है बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, 3n+1 ओवर फोर्थ आइटम, ये हमारे पास होता है। अब आप n चेक करो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ 3 7+1 ओवर फोर्थ, तो बच्चा ही इज टॉकिंग अबाउट सिक्स्थ आइटम। नाउ सिक्स्थ आइटम का मतलब रैंक इज 6। अगर मुझे रैंक की बात कर रहा है बेटा, रैंक इज 6, तो बेसिकली हम लोग को क्या चाहिए बेटा, आंसर इज 6, दैट इज डी ऑप्शन इज द आंसर। अगर मुझे यहाँ पर क्वार्टाइल निकालना होता तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर की जरूरत पड़ती। फिलहाल नो क्वार्टाइल इज टू बी कैलकुलेटेड, सो आई डोंट नीड एन असेंडिंग ऑर्डर आउट हियर। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57। 57 इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। लिखा है द लेंथ ऑफ अ रॉड इज मेजर्ड बाय अ टेप 10 टाइम्स। अगेन जून 24 के पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। You are to estimate the length of the rod by averaging these 10 determinations. Now अब आपको पूछा क्या है बेटा, आपको ना वहां पर एवरेज निकालना है 10 डिटर्मिनेशन का। आपको क्या करना है भाई, आपको एवरेज निकालना है, सिंपल सी बात। अगर मुझे कोई भी वहां पर बेटा अल्टीमेटली किसी का भी एवरेज निकालना है तो एवरेज के बारे में सूटेबल फॉर्म क्या होता है, हमेशा अरिथमेटिक मीन, सारे बच्चों को पता है। एवरेज का बेसिकली सूटेबल फॉर्म क्या होता है भाई साहब, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज द मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ द एवरेज, याद रखना। सो आपके पास क्या लिखा है, आपको लेंथ ऑफ अ रॉड निकालना है जिसको हम लोग 10 टाइम्स मेजर करते हैं और 10 डिटर्मिनेशन, दैट मींस आपके पास 10 आइटम्स हैं, तो ये आपको n लिखा हुआ है, ठीक है।
So ultimately, which is the most suitable form of the average? That is arithmetic mean. Always remember this. बाकी आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाला. नेक्स्ट, अब इसी तरीके से बच्चा, अब ये कुछ क्वेश्चंस बच्चा जो ऐसे हैं जो अपने को नॉर्मली ना AQBs में गिवन होते हैं, एडिशनल क्वेश्चन बैंक में. अब टेंडेंसी डिस्पर्जन के ये कुछ AQBs के क्वेश्चन एग्जाम्स में भी अपेयर किए हुए हैं. तो मैंने बेसिकली क्या करा, मैंने आपको बताया था, these 100 questions are the combination of the list of all the questions जो AQBs, MTPs, RTPs सबसे होंगे. ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, एक बंदा परचेज करता है 5 रुपए वर्थ ऑफ एग्स फ्रॉम 10 डिफरेंट मार्केट्स. अब ये देखिए, 5 रुपए के अंडे आपको बोलता है 10 डिफरेंट मार्केट से निकालता है. अच्छा, नॉर्मली क्या होता है बच्चा, नॉर्मली अगर आप याद करोगे तो हम लोग प्राइस को रखते हैं हमेशा ऊपर और नंबर को रखते हैं नीचे. ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है. तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन आता है. बट उसने लिखा क्या है, आपको नंबर ऑफ एग्स पर रुपी निकालना है. मतलब आपको उल्टा चलना है. उल्टा चलना है मतलब आपको रुपी, दैट मीन्स प्राइस नीचे रखना है और नंबर ऑफ एग्स पर रुपी निकालना है. तो अरिथमेटिक मीन का उल्टा हमेशा कौन सा होता है बेटा? हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन इसका सूटेबल एवरेज होगा, बिकॉज आपको उल्टा निकालने को बोला हुआ. अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. आपको बोला पर रुपी. पर रुपी का मतलब हो गया भाई साहब, जो नंबर ऑफ एग्स है वो ऊपर हो गए और जो आपके पास रुपी है वो नीचे आ गए. याद रखना, नंबर ऑफ एग्स ऑटोमेटिकली वो हमारे पास ऊपर चले गए और हमारा जो पर रुपी है वो नीचे आ गया. तो अपने पास बच्चा ये जो आंसर आएगा ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा कि वो हार्मोनिक मीन. अच्छा, नेक्स्ट 59th को जरा ध्यान से देखिएगा बच्चा. आपको लिखा है, इफ द मीडियन इज 5, क्वार्टर डेविएशन इज 1.5, देन द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन. यार देखो, बड़ी सिंपल सी बात है. अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन के बारे में, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? क्वार्टर डेविएशन ओवर मीडियन इनटू 100. तो क्वार्टर डेविएशन इज 1.5, मीडियन इज 5 इनटू 100. तो भाई ये हमारा बेसिकली कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है. तो आप इसमें चेक करो बेटा, ये सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपके पास 30 आ जाता है, राइट? तो ये अगर 30 आ गया तो बेटा सी ऑप्शन आपके पास क्या आ गया है? 30. ओके, नेक्स्ट आगे देखिएगा. द मीन वेज 60 पे आ गए बेटा. 60th क्वेश्चन को ध्यान से देखना है. द मीन वेज ऑफ अ फैक्ट्री ए इज 6000 वेयरएज फैक्ट्री बी इज 5500. क्या ये सिग्निफाई करता है कि फैक्ट्री ए को हम लोग ज्यादा पैसा देते हैं अगर उसकी मीन वेज ज्यादा है? नो, इट इज नॉट नेसेसरी. देखो, मीन का मतलब होता है एवरेज. इसका ये मतलब नहीं है कि फैक्ट्री ए के वर्कर्स को हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं और फैक्ट्री बी के वर्कर्स को हम कम पैसा दे रहे हैं. इसका ये सिग्निफिकेंस बिल्कुल भी नहीं है. याद रखना, इट जस्ट डिनोट्स द एवरेज. ठीक है, तो इसका ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि हम लोग फैक्ट्री ए के वर्कर्स को हम लोग लाइक ज्यादा पैसा दे रहे हैं. तो ये आंसर क्या हो गया बच्चा? फॉल्स, क्योंकि मीन जस्ट डिनोट्स एवरेज. याद रखना. ओके, नेक्स्ट. फिर जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखिएगा. 61 क्या दिया हुआ है? 8, 28, 116, 584 एंड डैश. अब देखो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है. इसको बच्चों को ना मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आती हैं और ये एग्जामिनेशन अपेयर्ड क्वेश्चन है भाई. इसको अगर आप देखोगे तो ये आईसीए के मॉड्यूल में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे. भाई इस क्वेश्चन में अपने को दिक्कत क्या है, देखिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा लिख के बताता हूँ. ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज ट्राइंग टू से. हमें एक फिगर लिखी हुई है 8, नेक्स्ट इज 28, नेक्स्ट इज 116, नेक्स्ट इज 580. ओके, अब जरा पहले ट्रेंड को फॉलो करो. अगर मैं 8 इंटू 3 करता हूँ, साथ में +4 करता हूँ, तो मेरा आंसर 28 आता है. चेक करो. फिर 28 को बच्चा 3 से मल्टीप्लाई करके +4 करता हूँ, मेरा आंसर 116 आता है. चेक करते जाइए, राइट? तो सारे बच्चे ना बेटा इसको एक बार चेक करते जाना प्लीज, जरा ध्यान से. हाँ जी, तो जैसे मैं बता रहा था बेटा, ये ट्रेंड अगर आप फॉलो करते हो तो आप देखोगे बच्चा, 116 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर मैं इसको 4 से करता हूँ बच्चा, आप फिर से चेक करो बेटा, इसका आंसर आ गया 584. अब ये 584 को भाई अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया 6 से, और इसको आप चेक कर लेना, 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा 4 प्लस करा तो मेरे पास आंसर आता है 3508. तो बेटा 3508, दैट मीन्स ट्रेंड इज की पहले आपने वहां पर क्या करना है भाई, पहले आप लोगों ने पहले आप लोगों ने बेटा 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 4 से करना है, फिर आपने 5 से करना है, फिर आपने 6 से करना है और प्लस आपने 4 करते जाना है. तो आप देखोगे भाई अपने पास एज पर द ट्रेंड आंसर कितना आ गया? 3508. चेक कर सकते हैं.
हाँ जी दोस्तों, आफ्टर डूइंग 61 लेट्स मूव ऑन टू 62। हम इसको चेक करते हैं भाई 62 का क्या ट्रेंड है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। अगेन वी हैव अ क्वेश्चन विच इज कॉल्ड एज 2727 107। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो बेटा 2727 107 727 एंड डैश। अगर बच्चे इसको चेक करते हो भाई ध्यान से देखते जाना। अगेन वील राइट डाउन समथिंग बेटा 2727 107 एंड 427। भाई ये अल्टीमेटली मेरे को सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब आप इसमें चेक करते हो, यहां पर ध्यान से देखना, इफ यू चेक आउट द ट्रेंड इट इज +5, अगेन +20, ठीक है। अब देखो +20, इसके बाद अगर आप देखोगे तो +80, फिर आप चेक करोगे भाई तो +320। तो दोस्त अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना तो 5 × 4 का ट्रेंड है, 20 × 4 का ट्रेंड है, 80 × 4 का ट्रेंड है, मतलब अगला जो नंबर प्लस होगा वो जाएगा 320 × 4। भाई साहब 320 × 4 वर्क्स आउट टू बी 1280। तो ये नंबर कितना बेटा यहाँ पर ऐड होना चाहिए 1280। तो मैंने क्या करना है 427 में मैंने बच्चा 1280 ऐड करना है एंड आई विल गेट द नंबर एज 1707। So I'll get the number as बच्चा 1707। याद रखिएगा 1707। So my answer is option A, right? Okay. भाई ये नंबर सीरीज के बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, बच्चों को फोकस करके देखने पड़ेंगे थोड़े। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 63। अगर हम देखते हैं इसको, जैसे आपको लिखा है 5 और 2, इस पे देखना बच्चा 5 और 2। सब ध्यान से देखना, ये किया क्या है 5 और 2 मतलब 5 + 2 = 7। तो ये देखो ये गिवन है, मतलब पिछले दो नंबर्स को ऐड करा है और अगला नंबर बनाया है, फोकस करते जाना। फिर 2 + 7 = 9। फिर क्या करा भाई 2 + 7 = 9। फिर क्या करा 7 + 9 = 16। 7 + 9 = 16। क्या आ गया। नेक्स्ट आप देखोगे 9 और 16 = 25। फिर आप देखोगे बेटा हमारे पास 16 और 25 = 40। फिर आप देखोगे 25 एंड 41, हमने इसको जोड़ना है। इसको जोड़ोगे तो बच्चा मेरे पास आंसर क्या आएगा 66 एंड बी ऑप्शन विल कम टू माय आंसर। सारे बच्चे चेक कर लेना भाई 63rd का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा बी। ओके नेक्स्ट आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग वन, दीज आर बेसिकली यू कैन से भाई डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत रेलिवेंट हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। Sham was facing east. He walked 5 kilometers forward and then after turning to his right walked 3 kilometers. Again he turned to his right and walked 4 kilometers. After this he turned back. Which direction was he facing at that time? हम एक बार इसकी डायग्राम बनाते हैं बच्चा, ध्यान से देखिएगा। हमारा जो डायग्राम का स्टेटस था ये था नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। क्या लिखा है शाम वॉज फेसिंग ईस्ट। शाम का जो फेस है भैया वो ईस्ट की तरफ है और आपको लिखा है ही वॉक 5 किलोमीटर फॉरवर्ड। तो भाई यहां से वो 5 किलोमीटर आगे चला, लेट्स से 5 किलोमीटर यहां पर आगे चला एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट वॉक 3 किलोमीटर, मतलब यहां पर रुका, राइट की तरफ गया तो नीचे की तरफ आ गया और 3 किलोमीटर नीचे की तरफ आया। अच्छा अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर्स, मतलब यहां पर भाई वो बंदा आया, रुका हुआ है अगर आप देखोगे, और उसके बाद वो राइट में गया इधर और इधर राइट में गया तो भाई वो 4 किलोमीटर्स की तरफ वापस आ गया। अच्छा आफ्टर दिस ही टर्न बैक, विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग एट दैट टाइम। तो भाई अगर यहां से बंदा वापस अगर आप देखते हो, ये देखिएगा बच्चा यहां पर था बंदा, बंदा यहां से वापस टर्न बैक कर गया। टर्न बैक अगर कर गया तो भाई वो दोबारा ईस्ट की तरफ मुड़ गया। अगर आप इसको चेक करते हैं दोस्तों तो भाई साहब वो बंदा वापस क्या कर रहा है, वापस दोबारा से ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया भाई कि वो बंदा जो है वो वापस ईस्ट की तरफ मुड़ गया, राइट। ही टर्न बैक टुवर्ड्स ईस्ट, सो अल्टीमेटली हिज आंसर इज ईस्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, ध्यान से देखिएगा। देखा है राजू स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ। ओके राजू जो है भाई
ये रहा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। राजू इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ। चलिए भाई, राजू यहाँ पे खड़ा है फेसिंग नॉर्थ। ही गोज 30 मीटर्स अहेड एंड टर्न्स लेफ्ट एंड गोज फॉर 15 मीटर्स। ओके, पहले वो 30 मीटर्स बेटा आगे गया, यहां पर आया एंड टर्न्स लेफ्ट एंड गोज फॉर 15 मीटर्स। ओके, यहां पर भाई बंदा लेफ्ट में चला गया और 15 मीटर्स उसने ट्रैवल करा। नाउ ही टर्न्स राइट एंड गोज फॉर 50 मीटर्स। अब जब यहां पर बंदा आता है, अब देखेंगे बच्चा, बंदा राइट चला गया, यहां पर राइट आ गया 50 मीटर्स ऊपर की तरफ। जब बंदा इस तरफ है, आप समझ सकते हो राइट ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, एंड फाइनली टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स। ओके, नाउ उसके बाद वो भाई अल्टीमेटली दोबारा से राइट की तरफ जा रहा है। मतलब यहां पर जब बंदा है तो राइट इस तरफ चलना शुरू हो गया। अब बोला वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्वियसली इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट का मतलब हो गया भाई बी ऑप्शन इज द आंसर, राइट। ये सारे बच्चे बेटा साथ साथ चेक करते जाइएगा। डायग्राम्स आपके सामने प्रस्तुत है। 66 पर आते हैं। सन्मित्रा, सन्मित्रा बेटा अपने घर से चली, वॉक करती है 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब इसमें चेक करना, तो भाई इसमें अल्टीमेटली कहानी क्या है, फिर से हम वापस आते हैं। सन्मित्रा बच्चा यहाँ पर आ गया वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, और सन्मित्रा जी जो हैं वो अपने घर से चली हैं, चेक करिएगा, एंड वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, तो भाई सन्मित्रा जो है वो नॉर्थ की तरफ चली, यहाँ पर आप चेक कर लेना 3 किलोमीटर्स। ओके, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। ओके, तो बेटा यहां से उसने थोड़ा राइट लिया और 2 किलोमीटर फिर से चला। फिर आप आगे देखते हो बेटा, एंड देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स। मतलब यहां से भाई जब इस तरफ है बंदा तो राइट नीचे की तरफ आएगा और ऑब्वियसली 5 किलोमीटर वो दोबारा चल पड़ा। उसके बाद लिखा है देन राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स। मतलब इसमें क्या है भाई, जब बंदा यहां पर है ना, तो अगर आप नोटिस करते हो जब उसने उल्टा है तो राइट वो इस तरफ गया और यहां से फिर वो राइट गया ऊपर 2 किलोमीटर की तरफ। ठीक है, वापस ऊपर जा रहा है 2 किलोमीटर की तरफ राइट। तो उसने बोला अब कौन सी डायरेक्शन में भाई वो फेस कर रहा है, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है बेटा, वो वापस ऊपर जा रहा है मतलब ही इज फेसिंग नॉर्थ। तो अल्टीमेटली वापस जब बंदा ऊपर जा रहा है तो ही इज फेसिंग। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, आगे सुनते जाना भाई। 67, रमेश वॉक करता है 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट एंड टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। ओके, 1 मिनट रुक जाइएगा। लिखा क्या है भाई, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं 67 के अंदर कि भाई रमेश जो है, फिर से डायग्राम से एक अपना बना लेते हैं। आपको मैंने बड़ा शुरू से बताया हुआ है, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी हेल्पफुल। इससे आप सम करेंगे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम इन दिस। लिखा गया है भाई रमेश वॉक करता है 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ओके भाई, रमेश यहाँ पर 3 किलोमीटर अपने पास चल पड़ा है। आगे लिखा है एंड टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर्स। यहाँ पर बंदा है और अगर आप नोटिस करते हो लेफ्ट में यहाँ पर आता है 2 किलोमीटर, वापस चल पड़ा 2 किलोमीटर के लिए। अच्छा, उसके बाद ही देन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर्स। भाई जब बंदा उल्टे तरफ है ना और वो राइट की तरफ चला, देखो उल्टा बंदा है तो राइट की तरफ चला, राइट मतलब इस तरफ आ जाएगा, राइट, बिकॉज अगर आप नोटिस करते हो बंदा रिवर्स में है, ठीक है, और बंदा रिवर्स में है तो वॉकिंग राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स। ध्यान से देखना। अच्छा, फाइनली ही टर्न टू इज राइट अगेन एंड वॉक अनदर 2 किलोमीटर्स। अब मेरे भाई यहां पर से बंदा राइट है, ऊपर की तरफ जा रहा है, चेक करना, वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब उसने बोला क्या है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में था। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखो यहां पर पूछा गया है स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में था। पॉइंट को समझिएगा बेटा, ही इज आस्किंग कि भाई वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में था। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम लोग कंसिडर करें तो भाई वो बंदा वेस्ट में था। प्रेजेंटली द पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, तो स्टार्टिंग पॉइंट से बंदा कहां पर था, वेस्ट में। तो इसका आंसर क्या है भाई साहब, बी ऑप्शन, राइट। अच्छा, अगर आप देखोगे भाई तो ये सारे के सारे आईसीआई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बीच में आपके कवर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, दीपा स्टार्ट्स वॉकिंग नॉर्थ टुवर्ड्स एंड आफ्टर अ व्हाइल शी टर्न्स टू हर राइट। ओके, नाउ फिर से हम बात करते हैं भाई, में आते हैं सेम डायग्राम पैटर्न, अगर बच्चे इसको चेक करते जाओगे। नाउ दीपा स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके,
एंड आफ्टर वाइल शी टर्न्स टू अ राइट। तो पहले हम एक काम करते हैं, दीपा को भाई साहब नॉर्थ की तरफ ले जाते हैं और कुछ देर के बाद उसको राइट घुमा देते हैं। तो राइट की तरफ चली गई। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस शी टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। तो बोलता है भाई यहां पर कुछ पहुंचने के बाद वो क्या कर रहा है भाई, वो थोड़ा सा बड़ा लेफ्ट में चला गया और 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में ट्रैवल करा। शी देन टर्न्स टू हर लेफ्ट अगेन। अब यहां पर से वापस वो बंदा जो है भाई वापस लेफ्ट में गया इस तरफ। अब लेफ्ट में गया इस तरफ तो बोलता है कौन सी डायरेक्शन में अब वो मूव कर रहा है भाई, वो वेस्ट में मूव कर रहा है। आप चेक कर सकते हो, इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ही इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट। तो भाई ये अल्टीमेटली वेस्ट की तरफ आ रहा है। चलिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का, वो कवर अप करते हैं बिकॉज इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे ऐसा क्वेश्चन बेटा आईसीआई की बुक में भी मिल जाएगा आपको, ऐसा क्वेश्चन आपको अपना एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स में मिल जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं करा बेटा, मैंने कुछ कलेक्शंस करे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो आपके लिए बहुत रेलिवेंट हैं। लिखा क्या है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू गिव द आंसर्स। आपको लिखा है ए टू एच आर सीटेड इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ओके, हम एक काम करते हैं भाई, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं नॉर्थ फेसिंग। ठीक है, आइए एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, इसमें ए बी सी डी ई एफ जी और एच बैठेंगे। चलिए ठीक है, अब लिखा है सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी। पहले लैंग्वेज पढ़ लेना। सी जो है बेटा वो जी के फोर्थ लेफ्ट में होगा। अब मुझे रैंडमली इस लाइन को पढ़ के कहीं पे भी एक सपोज मैंने जी यहाँ प्लेस कर दिया, मुझे इस तरह से जी को प्लेस करना है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा बेटा। यहाँ से फोर्थ लेफ्ट 1 2 3 4, तो सी को मुझे यहाँ प्लेस करना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जी के फोर्थ लेफ्ट में सी बिठा दिया मैंने, राइट। इसको देखते जाना भाई, उसके फोर्थ लेफ्ट में। अच्छा आगे, डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। ओके, तो जहां जी बिठाया है वहां से बेटा 1 और 2 मुझे डी को यहां प्लेस करना पड़ेगा, राइट। सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, मतलब जी से ही पोजीशन आपको सी और डी की पता लग जाती है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन, आप क्वेश्चन को चेक करो भाई क्या लिखा है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, मतलब डी और ए के बीच में सिर्फ 2 लोग बिठाएं। अब ये पक्का हो गया भाई, अगर मेरे को यहाँ पर डी है, यहाँ पर एक पोजीशन यहाँ पर हो गया, तो ए कंफर्म है कि इस तरफ होगा, क्योंकि डी और ए के बीच में जी और साथ में कुछ ना कुछ होगा। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। बी एंड एफ इकट्ठे बैठेंगे, अभी कहाँ बैठाएंगे बाद में बात करते हैं, बट बी इज नॉट इमीडिएटली नेबर ऑफ ए। ओके, ये लाइन इकट्ठी पढ़नी पड़ेगी, मतलब बी यहाँ प्लेस नहीं कर सकते, मैं बी और एफ ऐसे प्लेस कर सकता हूँ। बी को ए के साथ नहीं बिठा सकता बिकॉज बी और एफ जो है वो इकट्ठे हैं, बट बी इज नॉट द नेबर ऑफ ए, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली बी को बिठा दिया एक तरफ और एफ को ए के साथ। एच इज नॉट नेबर ऑफ डी, दैट्स अ लाइन। एच जो है भाई वो डी का नेबर नहीं हो सकता, तो डी के साथ यहाँ पर एच नहीं होगा, मतलब एच यहाँ पर कंफर्म है, इधर आ जाएगा। अब बचा क्या, सारा कुछ कर कर आके देखोगे तो बेटा ई बचा। ठीक है, अब हमने देखना है बेटा इसके अकॉर्डिंगली हमने आंसर क्या करना है। आंसर करना है who among the following sits exactly in the middle of the persons who sits fifth from the left, exactly fifth from the left, and the person who sits sixth from the right। चलिए हम एक काम करते हैं, पहले यहां पर चेक करते हैं, हमें बोला क्या है फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, मार्क करते हैं बच्चा। एज यू ऑल नो ये वाला लेफ्ट पोर्शन है, ये वाला हमारा राइट पोर्शन। फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, आप देखोगे 1 2 3 4 5, भाई फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड सिक्स फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब उसने बोला कि भाई इनके एग्जैक्टली मिडिल में कौन बैठा है, इनके मिडिल में बैठा है एफ, तो ये हमारा आंसर आ गया एक एफ। तो हमने क्या करना है भाई, यहां पर डी ऑप्शन मार्क कर देनी है, पता लग जाएगा हमारा आंसर क्या आ रहा है बच्चा, वहां पर एफ। फोकस करिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चा, तो सारा आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट उसने क्या बोला है 70th क्वेश्चन में,
हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। ओके, थर्ड टू द राइट ऑफ सी। हम एक काम करते हैं भाई, सी के राइट से तीसरा, सी का राइट से तीसरा, एक, दो और तीन। भाई कौन बैठ रहा है सी के राइट से तीसरा? आंसर इज ए। ए का मतलब हो गया भाई कि आपके पास सी ऑप्शन इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट 71st में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पर्सन सीटेड एट द टू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। बेटा टू एक्सट्रीम आपको पता ही है कौन बैठे हैं, डी और एच, मतलब एकदम कॉर्नर्स में कौन बैठे हैं बेटा, डी और एच, तो पता ही है। नेक्स्ट, फिर आपको क्या बोला है भाई, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू एफ। एक मिनट, आपको देखना है बेटा, एफ से आपको पोजीशन देखनी है एच की। अगर आप ध्यान से देखते हो तो एच जो है ना, अगर एच की पोजीशन देखें हम लोग, कहाँ से देखनी है बेटा हम लोगों ने, एफ से। तो एक, दो, तीसरा। अगर मैं एफ से चेक करूं बेटा, वो एफ के लेफ्ट में तीसरा, तीसरा, ठीक है, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। हम ऑप्शन चेक करते हैं बेटा, थर्ड टू द लेफ्ट, ये चेक करो, ठीक है। तो एफ से लेफ्ट साइड पे चले जाओ और वहां से तीसरा जो बंदा है वो कौन है हमारा वहां पर, एच। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन ए एंड ई। अब भाई ए और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, ए और ई के बीच में सिर्फ एक ही बंदा बैठा है, वो कौन है, जी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा भाई इसका, 1, दैट इज ए। तो अगर आप देखते हो बेटा, ऐसे ना हमें जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होते हैं ये भी हमें एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो हमें इस पर फोकस करना है, राइट। चलिए, तो भाई ये क्वेश्चंस करने के बाद मैं आपका कुछ फेवरेट टॉपिक लेकर आता हूं। अगर आप देखोगे बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस हैं जो मैंने डाले हैं, और ये नॉर्मली वो क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को जनरली प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपको अपने एडिशनल क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। अगर आप देखोगे बेटा, मैंने वन शॉट आपको भेजा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, ये क्वेश्चंस मैंने क्लास में भी कराए हुए हैं बच्चों को। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। अ मशीन वर्थ रुपीज दिस मच, 4,90,740 डिप्रीशिएट हो रही है 15% ऑफ इट्स ओपनिंग वैल्यू ईच ईयर, व्हेन इट्स वैल्यू रिड्यूस बाय 90%। देखो पहली बात है, अगर आप यहाँ पे चेक करते हो ना, आपको एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्वेश्चन में कि वैल्यू को 90% तक कम करना है, मतलब आपकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो कम होके रह जाएगी 10% मशीन का। अच्छा, अब नॉर्मली फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास होता है प्लस में, ठीक है। नॉर्मली फॉर्मूला क्या होगा, मतलब आपके पास कोई कंपाउंड इंटरेस्ट या फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला प्लस में होता है। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, कहता है जो आज की डेट में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, अब इसको लो प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, 4,90,740। अच्छा, फॉर्मूला होता है 1 प्लस आई। हमने 1 प्लस आई नहीं करना, हमने 1 माइनस आई करना है। अब मुझे एन नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि मेरी वैल्यू रिड्यूस होकर 10% हो जाएगी, दैट मीन्स 4,90,740 रुपए का 10%, दैट मीन्स मेरी ये वैल्यू रहेगी। तो आप सिंपल सी बात ये कह सकते हो, ये प्रिंसिपल हो गया, ये आपका रेट हो गया, और ये आपका 10% जो रहेगा 49074, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। नॉर्मल फॉर्मूला बच्चा हमारे पास कंपाउंडिंग में होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आई टू द पावर एन। डेप्रीसिएशन के केस में बस आपने प्लस नहीं करना, आपने यहां पर क्या करना है भाई साहब, माइनस। इतनी सी बात दिमाग में रख लेना, दैट वर्क्स आउट टू बी 1 माइनस आई की पावर एन। ओके, तो ये मेरे पास बनता है 49074 इज इक्वल्स टू, यहां पर जब मैं इसको चेक करता हूं, इसको मैं नीचे ले आया 490,740, और ये आ गया 0.85 की पावर n, ठीक है। तो अगर आप देखते हो बेटा, 49074 डिवाइडेड बाय 490,740 को डिवाइड करा बच्चा, ये आता है 0.1, तो 0.1 इज 0.85 की पावर आ गई n। अब भाई यहां से ना आपके पास ऑप्शन क्या है, देखो आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप एक बार n का ना क्या कर सकते हो, आप देखो अपने कैलकुलेटर पे ऑन करो, कैलकुलेटर को चेक करो बेटा, 0.85 अपने कैलकुलेटर पे दबाया, 0.85 दबाने के बाद
आप मल्टीप्लाई का साइन दबाओ और इक्वल टू दबाओ, देखो कितनी बार इक्वल टू दबाने के बाद आपका आंसर 0.1 आता है। मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जब आप 13 बार दबाते हो ना अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू को 13 टाइम्स, तो आप जब इसको नोटिस करोगे तो आपके पास आंसर आता है 0.102 के आसपास। दैट मीन्स 0.85 का जो n का आंसर होगा वो 14 साल के आसपास होगा, 14 साल के आसपास, तब जाकर 0.1 आएगा। तो 14 साल के आसपास आपकी ऑप्शन ही एक है। अच्छा, अब अगर बच्चों को एग्जैक्टली निकालने की जरूरत तब पड़ती जब सपोज लिखा होता 14 साल 2 महीने, एक ऑप्शन होती 14 साल 3 महीने, एक ऑप्शन होती 14 साल 4 महीने, फिर हम लोग को लॉग यूज करना चाहिए। याद रखना, इन दैट केस वी शुड हैव यूज्ड लॉग्ड, बट अभी यहाँ पर लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज इस क्वेश्चन में आपका आंसर जो है वो डायरेक्टली ऐसे ही आ जाएगा बाय जस्ट यूजिंग कैलकुलेटर, राइट। तो मुझे पता लग जाएगा बेटा मेरा जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन इज माय आंसर। ओके, अब ध्यान से देखना बच्चा, अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अली बाबा ने एक लोन बोरो करा, एज यू ऑल नो बेटा लोन का सारा क्वेश्चन हमारा प्रेजेंट वैल्यू बेस्ड होता है। 6 लाख रुपए का लोन बोरो करा, तो जो आपने लोन बोरो करा बच्चा वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है, इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस आई टू दी पावर माइनस एन ओवर आई। अब यहां पर जो ए है, इफ यू चेकआउट हमें वो निकालना है इंस्टॉलमेंट। 1 माइनस 1 प्लस आई क्या है 0.06, एज यू ऑल सी 0.06 आ गया बच्चा, ठीक है। अब मेरे को बोला हुआ है 20 इंस्टॉलमेंट, दैट मीन्स जो पावर है वो -20 हो जाएगी और होल ओवर 0.06। अब बच्चे इसको सिंपली सॉल्व करें, 6 लाख इज इक्वल्स टू ए, इसमें अगर आप देखते हो भाई हमने सिंपल कैलकुलेशंस करनी है, 1.06, थोड़ा सा ना इसमें डेसिमल ज्यादा लीजिएगा बिकॉज एग्जैक्ट आंसर के लिए थोड़े डेसिमल ज्यादा चाहिए होंगे। कि आपके पास क्या है बेटा 1.06, ठीक है, आपने कहा डिवाइड दबाना है और माइनस में पावर है तो इक्वल टू 20 बार, 1 2 1.06 बच्चा, आई एम सॉरी, डिवाइड दबाकर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बेटा 20 बार, ठीक है। तो जब आप लोग इसको 20 टाइम्स करते हो और उसको 0.06 से डिवाइड करते हो ना, यहाँ पर आपको मैं एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ भाई, इसको जरा अपने को देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, आप जब इसको डिवाइड करते हो बेटा अप्रॉक्सीमेटली 0.06 के साथ, तो मैं इसके लिए आपको आंसर बता रहा हूँ बेटा, दिस वर्क्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली, बड़ा सा आंसर आता है 5.19674 समथिंग, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार, और इसको बाद में बेटा आपको 1 से माइनस भी करना है। ये सारा कुछ करने के बाद हमारे पास जो अल्टीमेटली कैलकुलेशन करके आंसर आता है बेटा, ए की वैल्यू 52310। आई होप यू कैन कैलकुलेट दिस, इफ यू वांट आई कैन डू इट फॉर यू, बट एग्जैक्ट आंसर आपको मैं बता देता हूँ 52310, एंड दैट वर्क्स आउट टू बी सी ऑप्शन। तो आप चेक कर सकते हो बच्चा, तो आप इसमें चेक करोगे भाई तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आता है दैट इज 52310। मैं एक बार डबल चेक कर रहा हूँ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20, जो आंसर आया भैया 1 से माइनस करके 0.06 से डिवाइड कर लिया, यस, एंड 11.4699। आई होप दिस इज कैलकुलेटेड बाय यू। एंड दोस्तों ये आता है, एक बार दोबारा से इसको टच कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, यस 52, ये आपके पास आएगा 11.4699, ये भी लिख देता हूँ आपके लिए, और उसके बाद 52310 आपका आंसर आता है बेटा सी ऑप्शन। इसको आप चेक कर सकते हो, मैंने डबल चेक कर लिया भाई इसको, 52310, इसमें बस खाली थोड़ा कैलकुलेशन से अवेयर रहिएगा, बाकी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए फिर एक क्वेश्चन आता है बेटा सिंकिंग फंड का। सिंकिंग फंड एज यू रिमेंबर बेटा हम लोग को फ्यूचर वैल्यू लगाना है। अभी भी बहुत सारे बच्चों का दिक्कत यही है सर प्रेजेंट कब लगाना है, फ्यूचर कब लगाना है, बट आपको नोट्स में सब कुछ लिखवाया हुआ है भाई, अच्छे से नोट्स पढ़ो तो मैं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक सिंकिंग फंड क्रिएट करा, डिबेंचर बेटा 5 लाख रुपए का है, एट द एंड ऑफ 25 साल, याद रखना 5 लाख के डिबेंचर मुझे रिडीम करने हैं। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ए पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है,
1.04, 25 साल -1 होल ओवर बेटा आपके पास आ गया 0.0। अब आपको इसको सिर्फ सॉल्व करना है दोस्तों, और सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आता है ए का वो आता है 12005.9। इसको सॉल्व करने के बाद आई होप सारे बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करोगे तो भाई इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली ए ऑप्शन आ जाएगा, राइट। ओके, सेम सिंकिंग फंड फ्यूचर वैल्यू, अप्लाई द फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला। अब जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है बेटा, एक मशीन की कॉस्ट है 5,20,000 रुपये। अब इसमें भी पता नहीं क्यों बच्चों को प्रॉब्लम आती है। इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 25 साल। सिंकिंग फंड क्रिएट करा है, उसको एक नए मॉडल से रिप्लेस करेंगे जो 25% ज्यादा होगा। पहले बात को समझो, आपको फ्यूचर में वैल्यू कितनी चाहिए? 5,20 से 25% आपको एड ऑन चाहिए, ठीक है। तो फ्यूचर की वैल्यू जब इसमें आप एड ऑन करते हो वो 650 आती है, 650 आती है। बट रुको, उसने बोला है उसकी स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन 25,000 है। तो स्क्रैप वैल्यू अगर आपको 25 मिल जाएगी तो आपको बेसिकली पैसा चाहिए कितना? आपको चाहिए 625। तो पहले पॉइंट को समझो कि मशीन में आपको जो अमाउंट था वो था 520, और उस पर आपका सिंकिंग फंड क्रिएट करा, एक नए मॉडल से उसको रिप्लेस करना है, और नया मॉडल आपका 25% हायर कॉस्ट पे होगा। अच्छा, और उसकी जो स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन होगी वो 25,000 कम होगी। अब आपको बताता है हर साल कितना अमाउंट मुझे अलग रखना है अगर 3.5% मेरा कंपाउंडेड एनुअली। बस ठीक है, अब आपका फ्यूचर वैल्यू इज 625। बस ये 625 बहुत सारे बच्चे गलत कैलकुलेट करते हैं। इट्स 1 + 0.035 टू द पावर 25 -1 होल ओवर 0.035। इसको हमने कैलकुलेट करा। अगर आप इसको देखते हो बच्चा, तो इसको जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये जो हमारे पास आता है 1.035 मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाना है 24 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 -1 करा, डिवाइड कर लिया बेटा 0.035 के साथ। इसको बेटा आपने साथ साथ कैलकुलेट करते जाना है। जब आप ये करते हो तो आपका आंसर आता है 38.94985। मैं ना एग्जैक्टली मैक्सिमम डेसिमल्स ले रहा हूं ताकि हम लोग के आंसर जो हैं एग्जैक्ट आ जाएं। एक चीज दिमाग में रखना, टीवीएम के अंदर ये दिक्कत आती है, कई बार आंसर एग्जैक्ट नहीं आता है, उस वजह से ट्राई टू टेक मैक्सिमम डेसिमल। ए का आंसर आता है 16046.27। ये एग्जैक्ट आंसर आता है 16046 के नियरेस्ट आंसर है 16,050। इसको राउंड ऑफ करके भाई हम लोग इसको मार्क कर सकते हैं 16,050 को। तो वहां पे नर्वस मत होना अगर आपका आंसर आसपास भी आ रहा है, डोंट गेट नर्वस। टीवीएम में ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, राइट। तो डोंट गेट नर्वस अबाउट इट अगर सपोज मेरा आंसर जो है वो आसपास गड़बड़ हो रहा है तो। ओके, अब जैसे ये राजा रानी वाला क्वेश्चन है बेटा, ये कुछ बच्चे डाउट भी पूछ रहे थे। मैंने कहा था भैया थोड़े दिन वेट कर लो, अपने आप ही आपको मैं ये क्लास भेजूंगा, उसमें सारे डाउट्स कवर हो जाएंगे। राजा की एज है बेटा 40 साल, उसकी वाइफ रानी जो है उसका 40 लाख रुपीस उसको बोलता है अभी मिलेगा अगर उसका राजा जो है वो चल बसा। चलो भैया, रानी बोल रही भैया राजा तो चल बस, मुझे 40 लाख रुपए मिल जाएंगे। उसकी एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ अनदर 30 ईयर्स है, चेक करिएगा। और वो आज इक्वल इंस्टॉलमेंट्स करना शुरू करता है। बस खाली इस सब में एक मिसप्रिंट है, यहां पर ना बुक में वर्ड दिया हुआ है कमेंसिंग नाउ, ये कमेंसिंग नाउ नहीं है, बस ये मिसप्रिंट है बेटा, याद रखना। एक्चुअली ये आईसीआई का AQB का क्वेश्चन ही है, और इसमें एक छोटा सा मिसप्रिंट किया है कमेंसिंग नाउ। कमेंसिंग नाउ नहीं होना चाहिए, बाकी सारा क्वेश्चन ठीक है। अब उसने बोला कितना उसको एनुअली इन्वेस्ट करना है, तो उसको एक नॉर्मल फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज कर। तो जो नॉर्मल फ्यूचर वैल्यू का जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, आप देखोगे बेटा फॉर्मूला ए, एंड दैट वर्क्स आउट टू बी 1.03 की पावर आ गई बेटा 30 ईयर्स उसका लाइफ स्पैन और है, तो उम्मीद है कि भैया वो 30 ईयर्स और ज़्यादा जिएगा, होल ओवर 0.03। अब जो फ्यूचर वैल्यू है भाई वो मेरे पास आ गया है 4 लाख इक्वल्स टू ए, और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं ना ये सारे पोर्शन, ये हमारे पास आता है 1.03, और ये आता है बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 30 टाइम्स करना है। एक बार कर लेता हूँ बेटा, 29 बार इसको करा, -1 करा, और डिवाइड करा 0.03 से।
भाई जब इसको आप डिवाइड करते हो, सारा कुछ कैलकुलेट करते हो, दिस वर्क्स आउट टू बी 47.5754। इसको चेक कर लेना भाई, 47.5754। ठीक है, तो 4 लाख को बेटा 47.5754 से डिवाइड कर लिया, तो ये आपका आंसर देता अराउंड 84,000, अराउंड 77 के आसपास। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर क्या दे रहा है बेटा, 84,077 पॉइंट समथिंग। तो भाई इसका जो आंसर ये आता है, अगर मेरे को एग्जैक्ट आंसर चाहिए ना, तो भाई 47.5754, ये मैंने 4 लाख से डिवाइड करा, 40 लाख से, सॉरी 4 लाख बोल रहा हूँ बच्चा, सॉरी दैट वाज वंडरिंग कि आंसर क्यों नहीं आ रहा, 40 लाख से, बिकॉज उसकी वाइफ को उसके मरने के बाद 40 लाख की उम्मीद है, 40 लाख की उम्मीद है भाई। तो 5754 से जब इसको डिवाइड करा बेटा, तो आंसर आता है 84,077.06। अब मैंने क्या करना बेटा, इसका नियरेस्ट ऑप्शन आंसर ले लेना, दैट्स 84,080। तो याद रखना, जब तक आप वो कमेंसिंग नाउ नहीं काटोगे तब तक आपका वो आंसर नहीं आता है। ओके, आइए बेटा, ये अप्पू वाला क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बेटा, 79। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अप्पू वाला क्वेश्चन। ये भी आप देखोगे AQB का क्वेश्चन है, इसमें बच्चा एक लाइन नहीं पढ़ता कि पेंशन जो है वो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। 60 ईयर्स की एज पे रिटायर करेगा, उसका ये एनुअल पेंशन है जिसको हाफ ईयरली पे करना है। हाफ ईयरली पे करने का मतलब होता है कि जो आपने ए लेना है ना, वो आपने 14,400 नहीं लेना, उसको 2 से डिवाइड करके 7,200 लेना है। आपको ये मेंशन किया हुआ है, और आपको लिखा है उसकी लाइफ अगले 13 साल और है। और ऑब्वियसली बेटा लोन, रिटायरमेंट, पेंशन का कोई भी क्वेश्चन होगा, हमने प्रेजेंट वैल्यू से करना है, आई थिंक एवरीवन नोज इट। और 4% हाफ ईयरली है, 4% हाफ ईयरली मतलब 4/200, राइट। सो दिस वर्क्स आउट टू बी 4/200। तो 4/200 करा तो ये आता है 0.02, राइट हो गया जी। अब मैंने क्या करना है भाई, ये 7,200 मेरे को उसकी ऑब्वियसली प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, एंड दैट वर्क्स आउट टू बी भाई, क्या आ जाता है 1 - 1 + 0.02 की पावर आ गई -26। बाय आई एम टेकिंग -26 बिकॉज आपको लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, आपको 13 ईयर्स लिखा हुआ है। अब 13 ईयर्स, एक में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो 13 में कितने हो गए, 26। ठीक है, एंड दैट वर्क्स आउट टू बी 0.02। इसको जब आप कैलकुलेट करते हो ना, तो ये फिगर आती है 1,44,871। अब आपको ना इसके भी ऑब्वियसली नियरेस्ट आंसर देखना पड़ेगा, 871, 144,871। नाउ 144,900 इज द नियरेस्ट ऑप्शन, क्योंकि 871 आता है अगर आप इसकी ऑप्शंस को सॉल्व करते हो। तो मेरे हिसाब से बच्चा इसका जो बेस्ट आंसर बनता है, दैट वर्क्स आउट बी 144,900, बिकॉज 871 का नियरेस्ट आंसर इज 900। ओके, तो हमारे पास भाई यहां पर फिर बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास बेस्ट बन जाती है। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखोगे, अब बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने, जैसे अब आपको पता होगा पहली बार फर्स्ट टाइम हमारे पास आरटीपी आई है अपने पास, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने अब आरटीपी के भी लिए हैं अच्छे वाले। जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन देखते हो, दिस इज 1/2, 1/3, 1/5, 1/6 आर इन प्रपोर्शन। आपको x की वैल्यू निकालनी है भाई। 1/2, 1/3 इज इन प्रपोर्शन का मतलब हो गया 1/5 एंड 1/x। तो ये 1/2 इंटू 3/1 हो गया, दैट वर्क्स आउट टू बी 3/2। और यहाँ पर आप देखोगे 1/5 इंटू ये x हो गया, दैट वर्क्स आउट टू बी x/5। ठीक है, अब मेरे को यहाँ सिंपल सा फंडा बेटा, x की वैल्यू निकालनी, दैट वर्क्स आउट टू बी 15/2। इसको सॉल्व कर लो तो मेरे पास ए ऑप्शन आंसर आ जाए। मतलब जो आरटीपी के क्वेश्चंस है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं फॉर्मेलिटी से करा रहा हूँ। आरटीपी उन्होंने इतनी इजी डाली है, आई होप उन लोग पेपर भी ऐसा रखें कि भैया आरटीपी के जो क्वेश्चंस हैं, दीज आर वेरी वेरी इजी। अगर आप देखोगे तो अब जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है भाई, इसके अंदर अगर बच्चे याद करेंगे, हमने एक फॉर्मूला करा था कि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा a² + 1/a का फॉर्मूला यूज कर लेते थे।
तो आई टोल्ड यू भाई, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको ये वैल्यू लिखी हुई है, दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, बिकॉज x इज माई वैल्यू, राइट। तो अपने को क्या करना है भाई, एक्स स्क्वायर को जब x से डिवाइड करा प्लस 1/x, एक बार क्लास में चेक करना बेटा, मैंने सेम ऐसा क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर ए स्क्वायर प्लस 1/a का फॉर्मूला यूज कर लो। यहाँ पर बच्चा आपके पास a क्या दिया हुआ है, x, राइट। तो इस केस में बच्चा हमारे पास क्या आ गया, इसको कैंसिल करेंगे, x प्लस 1/x। नाउ x प्लस 1/x इज योर सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज योर बेस्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, अल्टीमेटली भाई अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, 82nd, अल्फा बीटा अगर आपके रूट्स हैं, सपोज कर लो बेटा, मैं बात करता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, दैट वर्क्स आउट टू बी हमारे पास माइनस बी बाय ए। दैट मीन्स हमारे पास बच्चा अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे पास, अगर माइनस बी बाय ए आता है दैट इज फाइन, और अल्फा बीटा बच्चा आता है सी बाय ए, दैट इज 12। हमारे को चाहिए भाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ऑब्वियसली बच्चा जो होल स्क्वायर है ना वो मेरे पास आ जाएगा 49। अब मुझे चाहिए अल्फा माइनस बीटा। ओके, लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला की अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और वी कैन डायरेक्टली से दैट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट। नाउ व्हाट आई कैन डू इज कि इस फॉर्मूले को मैं बाद में लगाऊं, इसको भी संभाल लेते हैं। हम ये कर सकते हैं भाई कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये मेरे पास 49 है, इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, और ये मेरे पास बच्चा अपने पास अल्फा बीटा 12 लिखा हुआ है, दिस इज 12। तो हम इसको इधर ले जाते हैं, तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 49 माइनस 24 इज 25, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे मेरे पास ये जो वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, सो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज 25 माइनस 2 अल्फा बीटा, दैट इज 2 इंटू 12, तो आंसर 1। तो अब मुझे पता लग गया कि जो मेरा एक रूट है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, उसका आंसर है 49, दूसरा रूट है बेटा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, उसका आंसर है 1। अब आप देखोगे तो भाई ये सारे क्वेश्चंस अपने क्लास में करे हुए। अब यहां पर भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 49 इंटू 1, तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, आंसर बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49, and this works out to be option C as the answer. So if you check out the questions भाई, ये बहुत 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 ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। अच्छा, अब जैसे मैं आपको जब 83 बताता हूं तो आप देखोगे 83 हमने कितनी बार इनइक्वालिटीज के चैप्टर्स में करा हुआ है, चेक करना। लिखा क्या है बेटा, रूल्स एंड रेगुलेशंस डिमांड दैट द एम्प्लॉयर शुड नॉट एम्प्लॉय मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड्स टू 1 फ्रेश वंस। देखिए मैं इसको ऐसे कराता था, लेट्स से एक्सपीरियंस्ड को हमने x लेना है, फ्रेश को हमने y लेना है। उसने क्या बोला है, उसने बोला बेटा नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड्स, कहने का मतलब 5 बंदे जो फ्रेश है ना, ठीक है, याद रखना उसके मुकाबले एक्सपीरियंस एक बंदा, मतलब एक एक्सपीरियंस के साथ आपको 5 फ्रेश लोग को रखना है, और नॉट मोर देन लिखा है, मतलब आप इससे ग्रेटर कर सकते हो, उससे लेस नहीं कर सकते। कहने का मतलब आई कैन राइट लाइक दिस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x, क्योंकि लिखा है नॉट मोर देन। तो यहां पर y की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू x बाय 5, दैट मीन्स अगेन दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, A, ठीक है। ओके, मतलब दीज क्वेश्चंस आर ऑलरेडी डन इन क्लास बेटा, ये तो खाली चलो आरटीपी में है तो मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इन अ रो, मतलब आपके पास n हो गया 10 बिकॉज 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इन अ रो, so that all 4 girls are together। मैंने आपको टुगेदर का बेस्ट फॉर्मूला बताया बच्चा, क्या, n माइनस पी प्लस 1 इंटू पी फैक्टोरियल, दैट मीन्स 10 माइनस 4 प्लस 1
इंटू 4 फैक्टोरियल। तो भाई तो ये अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, would be given। ठीक है, ओके भाई ये थोड़े से क्वेश्चंस मैं आपको स्पीड अप में कराऊंगा, बिकॉज ये क्वेश्चंस थोड़ा सा स्पीड में इसलिए कराने का मुद्दा भैया इजी है, बहुत ज्यादा, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत रिलैक्सिंग मोड में आप इसको कर सकते हो। What will be the population after 3 years when the population increases at the rate of 3% in 1 year, 4% in second year, 5% in third year, if the beginning of population was 25,000? Now again see, it's a very simple question। beginning of population 25,000 है, पहले साल 3%, दूसरे साल 4% और तीसरे साल 5%। बस आपको ये देखना है, दैट मीन्स 25,000 इंटू 1.03, 1.04 इंटू 1.05। सो अगर आप इसमें चेक करते हो बेटा, 25,000 इंटू 1.03 इंटू 1.04 इंटू 1.05, दैट वर्क्स आउट टू बी भाई 28119, 28119, एंड दैट वर्क्स आउट टू बी बेटा फर्स्ट ऑप्शन एज द आंसर। बच्चे इसको चेक कर लेना भाई, हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ गया। ओके, आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर। एंड भाई अगर आप इसमें नोटिस करते हो, 10,000 रुपया इन्वेस्ट करा हमने 8% पर एनम के हिसाब से, कंपाउंडेड लिखा है भाई क्वार्टरली, देन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 इयर्स इज, बहुत सिंपल है यार, आपको बोला है कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ पर 10,000 रुपये आ गया, कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब 1 + 8/400। अब आपको पता बेटा एक साल में 2 क्वार्टर होते हैं, तो 2 सालों में बेटा 8 क्वार्टर हो गए, राइट। इसको हमने जब सॉल्व करा, हमारा आंसर आता है 11,716.59। मेरे भाई ए ऑप्शन आपका आंसर बन जाता है 86 क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा भाई, 86 क्वेश्चन का ए ऑप्शन। ओके, आपको लिखा है इन हाउ मेनी years will a sum of money becomes double at 5% per annum compound interest? ओके, डबल, अब देखो डबल वाला हमने करा हुआ, सपोज कर लो ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल 1 + 5/100 टू दी पावर n। सिंपल भाषा में यहां पर आपको एक प्रॉब्लम आएगी, ये आ गया 2 1.05 टू दी पावर n। अब प्रॉब्लम है ऑप्शन में 14 भी है, 14.3 भी है, तो आप तुक्का नहीं मार सकते, आपको लॉग लगाना पड़े। तो भाई आपको क्या करना है, पुटिंग लॉग बोथ साइड्स, log 2 इज इक्वल्स टू log 1.05 टू दी पावर n, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर बच्चा इसको करेंगे फॉर्मूले के साथ, log 1.05 और n नीचे। अब आप log 2 निकालोगे तो वो आ जाता है 0.3010, को चेक कर लेना बेटा, ये आ जाएगा 0.3010, और 1.05 का लॉग निकालोगे भाई तो वो आ जाएगा आपके पास 0.02118। अब आप जब n निकालते हो ना इसको डिवाइड करके, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 14.2 आता है, 14.2 समथिंग। इसलिए बेस्ट आंसर क्या बेटा, 14.3 ईयर्स, राइट। तो अपने को भाई ये कुछ आरटीपी के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये देखने हैं, और ये सब आपके कवर्ड है अगर आप देखते हो तो। जैसे लिखा है फ्यूचर वैल्यू, देखो कितना सिंपल है, 1.14 की पावर 5, ये पावर 5 है, ये ऑलरेडी आपको वैल्यू गिवन है। अगर आप फ्यूचर वैल्यू लगाते भी हो तो 1000 प्लस 1 + 0.14, इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास आता है टू दी पावर 5 - 1 ओवर 0.14। ये जो वैल्यू है आपके पास, इफ यू चेक इट आउट, दिस वैल्यू पावर 5 इज ऑलरेडी गिवन 1.92541 -1 ओवर 0.14। अब अगर आप इसको देखते हो, हम जब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर आता है 6610। छोटे पे आंसर क्या आता है भाई साहब, 6610। ठीक है, तो 6610 जो है वो मेरे पास सीधा बी ऑप्शन आंसर दे।
दिस वर्क्स आउट टू बी भाई 6610। ओके भाई, ये क्वेश्चन जो है हमने स्टार्ट में भी करा था, फिर से आरटीपी के अंदर दोबारा आ गया है, ये एमटीपी के अंदर भी है। अगर आप देखोगे भाई जीओएफ निकालना है, मतलब अपने पास फंक्शन, ये आ गया। ये आप देखोगे लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में बच्चा ये क्वेश्चन है ऑलरेडी हमारे पास। अब यहाँ पर भाई अपने को क्या करना है कि इसके अंदर x की वैल्यू प्लेस करनी है, तो 7 की पावर x के बदले क्या आ जाएगा, x प्लस 2, दैट्स इट। तो ये 7 की पावर x इंटू 7 की पावर स्क्वायर, दैट्स 49 इंटू 7 की पावर x। तो हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा बच्चा। ये क्वेश्चन हमने सिंपली रिपीट करा और कुछ नहीं। आइए दोस्तों आते हैं 90s में। नर्वस 90s में कोई नर्वस होने की बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। x की वैल्यू 2t/5, सो आपको dx/dt पैरामेट्रिक इक्वेशन याद रखना है बच्चा। पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या होता था, पहले dx को dt से डिवाइड करा भाई, तो मेरे पास यहाँ पर 2 आ गया। फिर जब मैंने dy/dt करना है तो मेरे पास t² - 2 का मतलब 2t आ जाएगा। dy/dx हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, dy/dt over dx/dt, so that's 2t over t, that works out to be t। तो मेरा ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाता है। सारे बच्चे चेक कर लो। मूविंग ऑन टू 90s प्राउडली। ओके, नेक्स्ट अगर आप आगे देखते हो 91, अगेन एक रीजनिंग का प्यारा सा क्वेश्चन। z की वैल्यू 52 लिखिए। 52 कैसे आई आपको बताता हूँ। z एक 26 लेटर होता है, उसको करा इंटू 2, तो वो हो गया 52। अब आपको ACT 48 लिखा है। ACT कैसे आई ये बताता हूँ। A होता है फर्स्ट लेटर, C होता है थर्ड लेटर, D होता है 20th लेटर। बेटा इसको हमने 24 इसका टोटल करा इंटू 2, कितना हो गया 48। अब आपके पास एक लेटर है बैट, तो बैट बेटा आपके पास B होता है सेकेंड लेटर, ये होता है फर्स्ट लेटर, T मेरे पास होता है 20th लेटर। तो बच्चा ये आ गया 46। 46 हमने 46 कैसे आया बेटा, ये 23 आया, 23 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब मेरे पास ऑप्शन क्या आ गई है 46। ये सारे बच्चे चेक कर लेना, 91st के अंदर मेरा आंसर आ गया है 46। ओके, कुछ नहीं करना बेटा, जो अल्फाबेट्स उसको बाद में टोटल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब जैसे ये कोड दिया हुआ है बहुत सिंपल है। रोज के अंदर अगर आप देखोगे ROSE का कोड है 6821। चेयर का कोड दिया हुआ आपको, दैट इज 73456। ओके, फिर आपको लिखा है प्रीच, प्रीच का कोड दिया है आपको 961473। अब आपको सर्च का कोड पूछा। अब देखिए सर्च इज अ वेरी सिंपल सर्च, इसमें कुछ खास फंडा है नहीं, बहुत इजी सर्च है भाई। एस का कोड कितना है 2। ई यहां से ले लो बेटा प्रीच, ई का कितना है 1, कहीं से भी ई ले सकते हो सेम ही आएगा। ए सपोज कर लो बेटा मैंने प्रीच से ले लिया 4, ये आ गया 4, इसको चेक करते जाना भाई। अच्छा फिर आर ले लो बेटा, आर के सामने 6 है, ये देखो आर का 6 हो गया। नेक्स्ट सी अगर आप देखते हो बच्चा तो सी का है 7, और एच का आप देखोगे बच्चा तो 3 है। तो 214673 हमारे पास बच्चा डी ऑप्शन, 214 सॉरी वेरी सॉरी 214673 डी ऑप्शन इज अ परफेक्ट आंसर। अब इसको चेक कर सकते हो भाई, तो डी ऑप्शन इज योर परफेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट दोस्तों 93rd में आता है हमारे पास, इसको ध्यान से देखते जाइएगा। 93rd, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको लिखा है 28, 33, 31, 36 एंड 34। भाई 28, 33, 5 का गैप, फिर आप देखोगे -2 का गैप, ये ट्रेंड चल रहा है। फिर 5 का गैप, फिर आप देखोगे -2 का गैप, तो अगला क्या होना चाहिए बेटा 5 का गैप। तो 34 में 5 प्लस करा, आंसर कितना आता है 39। तो अब देखो आरटीपी के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल आए हुए हैं, एंड आई विश कि जैसी उन्होंने आरटीपी डाली है वैसा ही अगर आपको वहां पर पेपर आ गया फिर तो मजा आ जाएगा। याद रखिएगा, यू विल बी वेरी लकी। ओके भाई, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना, राजू लीव्स हाउस एंड वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। चलिए हम एक काम करते हैं, इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया राजू भैया अपना नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, और आपको लिखा क्या है
ध्यान से पढ़ लीजिएगा। राजू भैया 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला है पहले। ओके, तो पहले भैया राजू को अपना 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला देते हैं। ठीक है, फिर आपको लिखा है कि उसके बाद ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स अनदर 12 किलोमीटर। उसके बाद भाई 12 किलोमीटर चलने के बाद यहां पर जब वो राजू था उसने 12 किलोमीटर भाई यहां चला। अच्छा, ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर मोर एंड टर्न्स लेफ्ट। तो पहले बच्चा उसने क्या करना है भाई, यहां पर जब था राइट में 12 किलोमीटर नीचे आया, और जब यहाँ पे था यहां से बेटा अगर वो सपोज कर लो बंदा टर्न है तो याद रखें वो लेफ्ट जा रहा है तो लेफ्ट इस तरफ जा रहा है, वो 5 किलोमीटर लेफ्ट और चल पड़ा। तो अब आपको पूछा गया है अपने घर से वो कितना दूर है और कितनी डिस्टेंस पर है। तो भाई डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछा है, तो यहां देखोगे 12 और 5, 12 और 5 वो 17 किलोमीटर भाई ईस्ट पर है। बच्चे चेक कर लो, 17 किलोमीटर, 12 और 5, 17 किलोमीटर भैया राजू भैया ईस्ट पर है। तो बच्चे चेक कर लें, 17 किलोमीटर ईस्ट पर आ गया राजू, राइट। अच्छा, फिर हम आते हैं बेटा अपने कुछ लास्ट के 4-5 क्वेश्चंस पे। जैसे आपको लिखा है फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, आप सारे बच्चों को पता है बेटा सिमेट्रिक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर होते हैं। आई थिंक एवरीवन नोज इट। सिमेट्रिक इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर होते हैं। ओके, नेक्स्ट अगली कहानी आती है 96, संजय की 3 बेटियां। देखो बेटा ये रहा संजय, संजय की 3 बेटी, लेट्स से D1, D2 एंड D3। ठीक है, अच्छा, ईच डॉटर हैज अ ब्रदर, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली। अब देखो यहाँ लिखा है ईच डॉटर हैज अ ब्रदर। ओ भाई अगर तीनों बहनें हैं तो उनका एक भी तो भाई हो सकता है, सिंगल ब्रदर। ये थोड़ी कि ईच डॉटर एज अ ब्रदर का मतलब ये हो गया कि आप लोग बोलोगे सर 3 बेटियां और 3 बेटे। भैया संजय ने पॉपुलेशन इतनी नहीं बढ़ाई, चिंता मत करें। भाई संजय ने क्या करा है, उसने एक बेटा और 3 बेटियां। तो मेल मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो एक संजय है और एक उसका भाई है, 2 मेल मेंबर्स हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मेल मेंबर्स का 4 आंसर मार्क कर देते हैं क्योंकि लिखा हुआ है ईच डॉटर एज अ ब्रदर। दैट मीन्स हर एक डॉटर का एक एक भाई हो गया। तुम्हारे दिमाग में ये आता है ना, भैया तीनों डॉटर का एक ही तो भाई हो सकता है। अगर सपोज कर लूं मैं D1 का जो भाई वो भी बी होगा, इसका भी भाई होगा, इसका भी भाई होगा, सबका सेम होगा। तो याद रखना मेल मेंबर्स यहाँ पर 2 है। तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन जिसमें आप लोग वहां पर थोड़ा सा चकमा खा सकते हो ICAI की तरफ से। भाई साहब 97, मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन किससे निकाला जाता है, याद करो क्लास में कहते थे ओगिव। ओगिव मतलब ओजाई, याद रखिए हमेशा इससे मीडियन निकलता है। ये हम लोग थ्योरी में भी कर चुके हैं। अच्छा, ये भैया हम लोग क्वेश्चन बहुत किया कराया क्वेश्चन है। हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, सेंट्रल एंगल्स का लार्जेस्ट, लार्जेस्ट है 35, स्मॉलेस्ट 12, इनका डिफरेंस निकालना है। अपने को क्या करना है भाई, 12, 20, 35 और 23, इसका करा टोटल ये आ गया 90। अब मेरे को स्मॉलेस्ट लेना है 12/90 इंटू 360 डिग्री। क्या भाई, तो आपने इसको करा 12/90 इंटू 360 डिग्री, आई थिंक ये आ जाता है 48 डिग्रीज। ठीक है, अच्छा ये डिग्रीज के सिंबल हैं, थोड़ा सा हमारे टाइपिस्ट भैया ने इसको नीचे टाइप कर दिया है, दिस शुड बी लाइक दिस। ओके, और हाईएस्ट है बेटा आपके पास 35/90 इंटू 360, एंड दिस आई थिंक वर्क्स आउट टू बी 35 इंटू 4, दैट इज 140 डिग्री। ठीक है, अब इसको चेक कर लो, हाईएस्ट इज 35, लोएस्ट इज 12। हमें लार्जेस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस लेना है। तो भाई इसका डिफरेंस लिया तो मेरे पास आता है 92 डिग्री। तो 92 डिग्री दैट मींस माय डी ऑप्शन शुड बी द आंसर। सारे बच्चे बड़ा याद रखना, क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन आपके पास डी आता है। ने बोला है हाईएस्ट और लोएस्ट का, सिंपल एक आपके पास पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। आइए, ओपन एंड क्लासिफिकेशन में सबसे अच्छा कौन सा होता है बेटा, देखो मीन मत निकालो उस केस में, सबसे अच्छा मीडियन होता है बिकॉज उस केस में हम लोग को मिड वैल्यू निकालनी होती है। तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए द बेस्ट पार्ट इज मीडियन, क्योंकि बीच की वैल्यू निकालो। ओपन एंड जिसका सपोज कर लो स्टार्टिंग में ऐसे लिखा होता है लेस देन 10, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे करके दिया हुआ है।
और आगे लिखा हुआ है अबव सपोज कर लो 40, तो ये ओपन एंड होता है। तो ऐसे केस में बीच की वैल्यूज निकालना सबसे सेंसिबल होता है। एंड आइए दोस्तों लास्ट में आते हैं 100 क्वेश्चंस। द क्वार्टाइल्स ऑफ द वेरिएबल आर दिस। आपको क्वार्टाइल डिवीजन चाहिए, देखो बहुत सिंपल है। क्वार्टाइल डिवीजन दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3, और क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 होल ओवर 2। दैट्स इट, सिंपल। अगर आप देखोगे बच्चा इसका आंसर क्या आ रहा है 10, बच्चा सीधा आंसर आ गया 10। ये लो दोस्तों बेटा, एज प्रॉमिस्ड आप लोगों के पूरे सुपर सीरीज नंबर 1 के 100 क्वेश्चन, और बहुत जल्दी इंतजार करिएगा, आपके पास आ रही है सुपर 100 सीरीज नंबर 2। याद रखना ये क्वेश्चन जरूर अच्छे से करके जाने में बार बार आपको बोल। राइट गाइस, थैंक यू, गॉड ब्लेस, सी यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।